बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले जिक्र होगा आज की सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर का, और वो खबर ये है कि अद्वियात की कीमतों में 2 माह में 2 बार इजाफा कर दिया गया है। बेसिक अद्वियात हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, दिल और बेसिक चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं, जिगर की अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, शुगर की अद्वियात हैं, जो कहीं ना कहीं हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं। कीमतों में इजाफा समझ से बाहर है। आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में इजाफा किया, आपने आटा चीनी की कीमत में इजाफा किया, अब आप बीमारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अवाम का रद्द अमल, आज प्लान हमारा ये है कि ज़रूर शामिल करेंगे। वैसे हम आपका रद्द अमल अपने नाजरीन तक पहुँचाते रहते हैं, हुकाम बाला तक पहुँचाते रहते हैं, जो इन कीमतों में इजाफा करते हैं उन तक पहुँचाते रहते हैं। लेकिन आज कुछ प्लान ये किया है कि टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आपकी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो जब इन कीमतों में इजाफा करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि हम पे, आप पे क्या बीतती है। तो आप टेलीफोन कॉल ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो अद्वियात की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया है, इस पर आप कितने परेशान हैं, आपका रद्द अमल क्या है, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ बात होगी हफीज़ सेंटर के हवाले से, जहां पर आज भी हम देख रहे हैं अंधेरों में डूबा रहा और ताजिर उसी तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। शहर की अहम खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे और बताएंगे आपको। सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया, बताइए शहर का मौसम कैसा है? तब्दीली हम देख रहे हैं मौसम में आ रही है, लेकिन अपडेट्स क्या हैं, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? सर्दी बाकायदा जो है वो कब शुरू होने वाली है? मौसम बदलना शुरू हो चुका है, खासकर दिन और रात के औकात का दर्जा हरारत जो है उसमें हम कमी देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से इसे कबल भी कहा गया था कि अक्टूबर का महीना खुश गुजरेगा और इसी तरह से दिन के औकात में सूरज रहेगा, रात में खुनकी महसूस की जा सकेगी, लेकिन बारिशें नहीं हैं। अब महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि नवंबर का आगाज़ जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। एक नया सिस्टम जो है वो बारिशों का पंजाब में दाखिल होगा, जो कि बलाई पंजाब में बारिशों का बायस बनेगा। अगर बारिशें हो जाती हैं तो डेफिनेटली नवंबर का महीना सर्द गुजरेगा। लेकिन अना इसके साथ साथ हमें एक और ज़्यादा जो इशू फेस करना पड़ेगा वो है स्मोक का। अभी से हम देख रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर खास से अहम महीने हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से जैसे ही धुंध में इजाफा होता है उसके साथ ही स्मोक के इशू भी सर उठाने लगते हैं। और अभी से जो है वो तैयारियां करना शुरू कर दी गई हैं और शहरियों को अवेयरनेस दी जा रही है कि स्मोक से बचने के लिए और फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए ताउन किया जाए। तो नवंबर और दिसंबर में मौसम बदलेगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी, लेकिन उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा और स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी। आज भी लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 30 रहेगा दिन के औकात में। रात के औकात में टेम्परेचर जो है वो 20 रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि नवंबर में बारिश होगी, नवंबर में बारिश के बाद लाहौर में दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी, मौसम जो है वो मज़ीद सर्द होगा। जी अना, थैंक यू सो मच सादिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। नवंबर के आगाज़ में मौसम में तब्दीली भी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो सादिया ने मेंशन की है, स्मोक का ख़तरा हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने अपने आप को महफूज भी रखना है स्मोक के असरात से भी, जितना आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं आप कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, अद्वियात की कीमतों में इजाफा 33% महंगी की गई हैं। 2 माह में दूसरी बार रेट बढ़ने से शहरी परेशान हैं। क्रिसेंट स्कूल शादमान के प्रिंसिपल कोरोना से जान बहक। सोबिया लोधी 1.5 माह से वायरस में मुब्तला थी। वफाकी हुकूमत का सब्सिडी देने से इनकार, गैस के शदीद बहरान का खतरा। लाहौर के सारिफीन को प्रेशर के साथ गैस नहीं दी जाएगी। 460 बुलंदो बाला इमारतों में फायर सेफ्टी आलात ना होने का इंकशाफ। सो नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का करम है। राव साहब, इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ जाएं, एज ए शहरी आप भी ऑब्वियसली पहली खबर की तरफ वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है
क्योंकि जहाँ पर इतनी बेहिसी हो, 262% पहले इजाफा किया जा चुका हो और फिर 22 से 33% फिर इजाफा कर दिया जाए, तो इस पे क्या गुफ्तगू की जा सकती है? क्या ये गुड गवर्नेंस है? लेकिन राव साहब, असल में हकीकत ये है कि हर घर में बड़े बूढ़े बच्चे हर रोज अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। खाना आपने आवाम की पहुंच से दूर कर दिया, अद्वियात भी आपने महंगी कर दी। लोग इस पे किस तरह से दुआइयां दे रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। शहबाज शरीफ वज़ीर आला होएगा, हर चीज़ च फ़र्क होए। घर में मरीज़ भी है, मेडिसिन खाते हैं वो भी महंगी है, आटा चीनी हर चीज़ महंगी है। 18,000 सैलरी, इधर सैलरी भी नहीं बढ़ी, तो अब गुजारा आपके साथ। जी, तो ये है आवाम की परेशानी। आज प्लान ये है कि आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए इस पर अपना रद्द अमल बताइए, क्योंकि राव साहब हम जब जिक्र करते हैं तो ऐसे ये चीजें लगती हैं कि हम सिर्फ वो पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट को जिसमें गवर्नमेंट के पास ये जवाब होता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है। मसला शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन मसला ये अवाम का है। जब आपने 262% पहले अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया और अब भी आप देखिए कि 253 ऐसी अद्वियात हैं जो दिल, जिगर, मैदा और टीबी जैसे मौलिक जो बीमारियां हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी मैं दावे से कह सकती हूँ हर घर में डायबिटीज की मेडिसिन हर रोज लोग यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर की हालात ऐसे हैं, लोगों को आपने बीमार करके रख दिया है। आप बीमारी से जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जान बचाने वाली अद्वियात खाना आपने आवाम के पहुंच से दूर कर दिया है कि आप रोटी ना खाएं, आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें। आप टेंशन लेके बीमार हो रहे हैं, लंगर खाना बना दिया वही ना, आप टेंशन लेके बीमार हो रहे हैं और उसके बाद आपके साथ क्या किया जा रहा है, अद्वियात भी महंगी की जा रही हैं। कौन आवाम का सोचेगा राव साहब? अब ये जो कीमतों में इजाफा किया गया और इस पे अब मुझे लगता है कि नोटिस कभी नहीं कह सकते, नोटिस का किससे कहें, यानी ये कहा जा सकता है कि किससे मुनसफी चाहें। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं, आमिर कियानी, मिर्ज़ा साहब और उसके बाद फिर अब फैसल सुल्तान और नीचे हम पर जो मुसल्लत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हम समझते थे कि अवामी हैं, चलें उनका तो खैर कोई ताल्लुक़ नहीं है अवाम से, ज़फ़र मिर्ज़ा हो या फैसल सुल्तान हो, वो तो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं। 4 इलेक्शन लड़ चुकी हैं, अपने हल्का है इनका, हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ इस मामले पर लिया जाए, लेकिन चूंकि टेलीफोन कॉल्स वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब आपको याद होगा जब पहले इजाफा किया गया था 2019 में, तो उस वक्त जिस तरह का उनका रवैया था कि वो कहते थे कोई किसी दवाई में इजाफा नहीं किया गया। और आप मार्केट में देख लें जाके रिटेलर्स, आज देखिए अब मौसम चेंज हो रहा है और अस्थमा की जो इनहेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से उनका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। जब एक दूसरी जानिब स्मोक भी है और इनहेलर्स की कीमतें तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हर दूसरे या तीसरे घर में ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, इनहेलर्स या ये तमाम अद्वियात जिनका जिक्र है। और 253 अद्वियात की कीमतों में इजाफा और फिर इस तरह से बेहिसी से 33% इजाफा। इनसे अभी भी आप पूछेंगे, इनसे तर्जमानों की फौज दर जफर मौज से आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि इसकी जिम्मेदार भी साबका हुकूमत है, ये जिम्मेदार नहीं है। और सिर्फ और ये कह देंगे, एक लफ्ज़ और इन्होंने रटा हुआ है कि जी माफिया है, तो फिर माफिया ये माफिया कहाँ से शुरू हुआ? सब्जी की दुकानों से, जो कि इनके स्टोर्स तक पहुंचा, हर जगह पर ये माफिया पहुंचा। अब सिर्फ अद्वियात रह गई थी और वहां पर भी ये ऑलरेडी डसे जा चुके हैं लोग इससे। बिल्कुल, आपने इतना इजाफा पहले ही कर दिया है कि मजीद शायद आपको जरूरत ही नहीं थी करने की अगले 5 साल भी। अब सारी चीजें आप किए जा रहे हैं, ठीक है, आप करते जाएं। और अवाम का रद्द अमल, मैं तो कहता हूँ लाइव कॉल्स लें और अवाम बराह रास्त इनसे पूछे, बराह रास्त अवाम इनसे पूछे कि आखिर ये क्या हो क्या रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके कंट्रोल में ये सारी जो गवर्नेंस है। इस वक्त हमारी टीवी आखिर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। आप नाजरीन कॉल कर सकते हैं और अद्वियात की कीमतों में ये जो इजाफा हुआ है इस पर आपका रद्द अमल क्या है जरूर। ये मकसद सिर्फ यही है कि जो हुकाम बाला हैं, जो ये फैसले करते हैं, उन तक
आपका पैगाम पहुंचाया जा सके, क्योंकि हम लोग जब आपकी ज़ुबान बोलते हैं, आपके मसाइल लेकर सामने आते हैं, तो हमें ये कह दिया जाता है कि हम तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। तो मकसद इस चीज़ का ये है कि डायरेक्टली आपके जो तासुरात हैं इन मामलात पर, वो जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाए जा सके, हुकाम बाला तक पहुंचाए जा सके। अब हम नहीं रिलेट कर रहे हैं, बार बार हुक्मरान ही इन चीज़ों को रिलेट करते हैं कि माजी में ऐसे था, अब ऐसे है। आटे की बात की जाए तो उसको रिलेट किया जाता है पिछली गवर्नमेंट के साथ, चीनी की बात की जाए पिछली गवर्नमेंट के साथ रिलेट किया जाता है। अब अद्वियात का मामला ये है कि बहुत सारे लोग, पर्सनली मेरी बात हुई, कहते थे कि जी हम टीचिंग अस्पतालों में जाते थे, मुफ्त अद्वियात तो कम से कम मिलती थी, यहाँ तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। तो राव साहब, अब जवाज़ क्या है? पहले जब इजाफा किया था तो जवाज़ ये बताया गया था कि फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कि कोई रुकावट ना आए, इसलिए इजाफा किया गया है। अब क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था, बिल्कुल। बाकी आपने किसकी बात सुननी है? प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहा हो कि अद्वियात की कीमतों में ऐसे इसलिए इजाफा किया गया है कि कोई इशू ना आए, कोई सप्लाई। अभी ये कॉलर है सालिक हुसैन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी सालिक साहब, क्या कहेंगे? ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, 2 बार इजाफा हुआ है, क्या रद्द-ए-अमल है इस पर आपका? बस की बात ही नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। जान छोड़े, खुदा का वास्ता जान छोड़े इस मुल्क में जी। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? दुनिया में बहुत कुछ हो गया है, इन जैसे जालिम कोई किसी ने नहीं देखा, ये जालिम हुक्मरान है। थैंक यू सो मच सालिक साहब, आपने अपने तासुरात का इजहार किया। काइंडली जो लोग भी हमें कॉल कर रहे हैं, कॉल जरूर करें, लेकिन अपनी टीवी की आवाज गैर पार्लिमानी अल्फाज से इज्तनाब करें ताकि आपकी बात पहुंच सके, हम भी आपकी बात पहुंचा सकें। आपको साथ देने का यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम आपकी आवाज पहुंचे, लेकिन आपका लहजा जरूर पार्लिमानी होना चाहिए। इख्तलाफ करें, बिल्कुल आपका हक है, आप कुछ भी कहें, लेकिन गैर पार्लिमानी अल्फाज से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, ये हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बात है, आपका बुनियादी मकसद भी है कि आपका मौक़िफ़ पहुंचे, लेकिन अगर लैंग्वेज अगर ठीक नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली हम उस तरह से अब आपकी मौक़िफ़ की तायीद भी करने में, हम तो बुनियादी तौर पर मुस्तकिल अपोजिशन है। साबका जो है आज के, वो भी हमें कहते थे कि आप अपोजिशन के साथ मिले हुए, और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी यही कह रही है। जब हम इनको दिखाते थे, जब ये बोलते थे, जब ये पुशअप्स लगाते इनको दिखाते थे, तो उस वक्त हमें दूसरी जानिब से कहा जाता था कि हम जो है वो अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। तो आज ये इल्जामात ज्वाइन किया है शेख तारिक साहब। शेख तारिक साहब, बताइएगा कैसे देखते हैं आप हुकूमती इस फैसले को जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है? मेरी बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर ये हर चीज माफिया पे ही डाल रहे हैं, और अगर माफिया ही इतना ताकतवर है, फिर ये हुकूमत इनकी तो ना होगी, फिर तो माफिया की हुकूमत होगी ना। फिर ये हुकूमत माफिया को देखें और खुद पीछे हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे अपनी जान छुड़ाने के लिए चीज माफिया, हर चीज माफिया। बड़ा आसान काम है ना, बहुत आसान है कि हर चीज माफिया पर डाल। बिल्कुल शेख तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोगों की सजेशंस हैं, लोगों के तासुरात हैं, जो ऑब्वियसली परेशानी में वो ये कह रहे हैं कि अगर माफिया ना पावरफुल है तो फिर हुकूमत ही माफिया को दे दे, क्योंकि वाकई राउत साहब हमारे पास एक हल रह गया हुआ है। हमारे से आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हुई, हम बीच में माफिया को ले आते हैं, हमारे से तजावुजात नहीं कंट्रोल हुई, हम बीच में माफिया को ले आते हैं। तो यहाँ पे भी अगर माफिया आ गया तो लोग ये कह रहे हैं, सबसे आसान काम है इल्जाम तराशी और माफिया कह के आप छोड़ दें, और माफिया को पकड़ने के लिए आपको कहीं बाहर से कुछ किसी को बिल्कुल ऐसे एक अपडेट। सो मैं अपने पैनल में टेलीफोन लाइंस जिस तरह से मुसलसल जो है हमारी फोन कॉल्स आ रही हैं, मैं वो आवाज़ सुन सकती हूँ। आपकी कॉल्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कोशिश करेंगे कि वो सब लोग जो कि अपना मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाना चाह रहे हैं, आपकी कॉल्स शामिल करें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कराएं ताकि उनका कोई हल निकाला जा सके, नोटिस नहीं, हल निकाला जा सके। अगली खबर हमारे पास है जी, सर्दियों की आमद है और अब आपको तोहफा ये मिलेगा कि गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने वाला है, चूंकि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर तो हम आपका रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। ये मसाइल एक सीरीज है पूरी, जो कि हम देख रहे हैं खत्म होने पे नहीं आ रही। कॉल्स आपकी हम कंटिन्यूसली जो है इन करते रहेंगे। की सीरीज नहीं आती, इसी तरह हमारे यहाँ मसाइल की सीरीज आती है।
مسائل در مسائل اور اللہ پھر تعالیٰ رحم کرے بس راؤ مسائل صاحب۔ پر مسائل. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ جو سبسڈی کی بات کر رہی ہیں، سبسڈی کیوں دیں عوام کو؟ سبسڈی ملے گی تو جہانگیر ترین کو ملے گی، سبسڈی ملے گی تو ایک اور وفاقی وزیر کو ملے گی، سبسڈی ملے گی سلمان شہباز کو ملے گی. سبسڈی تو ان لوگوں کا حق ہے، سبسڈی پہ ان بیچارے لوگوں کا حق ہے، بلکہ بیچارے ان کو کہیں، یہ ان کے کاروبار جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ گندم باہر یا چینی یا اگر یہ شوگر باہر نہ بھجوا سکیں تو ان کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. ان کے پاس حتیٰ کہ تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، اس لیے پھر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ کے ملازمین بھوکے نہ کہ مر جائیں اور آپ کے بچے اور آپ کے ہیلی کاپٹر کا کہ تیل ختم نہ ہو جائے، آپ کو ہم سبسڈی دے دیتے ہیں. تو سبسڈی تو ساری ان لوگوں کے لیے ہے. اگر اس کا جو گیس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں سبسڈی گیس والوں کو تو پینٹ کے طور پر دی جاتی ہے، اور اس سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر رہی ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سبسڈی ہے یہ بوجھ ہے، اور بوجھ جب کوئی بھی گورنمنٹ جب کسی بھی چیز کو بوجھ سمجھے گی تو پھر اس پر فردر جو لائن آف ایکشن ہے وہ تبدیل ہوگی، اور اس میں اپنوں کو نوازنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا. آج بھی وفاقی راؤ صاحب ہم تو یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آج ہماری جو پریورٹی ہے وہ کالر شامل کرنا ہے. ارشاد بی بی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ارشاد بی بی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. کیا کہنا چاہیں گی اس معاملے پہ؟ ادھر بھی کیا کوئی نہیں ہماری بات سنتا، غریب ہم ہیں، بوڑھے بندے ہم. تو ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا؟ میں کہہ رہی ہوں ہمیں دوائیاں چاہیے، ہم غریب بندے ہیں، بوڑھے بندے ہیں. کارڈ بھی نہیں ہمیں ملا ادھر سے، بنیا تو دیا نہیں ہمیں کارڈ. ٹھیک ہے جی، ہیلتھ کارڈ بھی نہیں آپ کو دیا گیا. ٹھیک ہے میرے سے بنا کارڈ تو مجھے ملا نہیں، آپ کچھ کریں. ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم حکام بالا تک پہنچا سکے. تھینک یو سو مچ. راؤ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، سن لیں، خلق خدا ہے، اگر آپ مانتے ہیں اس کو تو یہ ہے وہ آواز. ادویات کے پیسے نہیں ہیں اور آپ ادویات کی قیمتوں میں نئے نوٹیفیکیشن. اچھا، لوگوں کو بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے راؤ صاحب جب حکومتوں کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا نا کہ ہیلتھ کارڈ لے کر آئے جا رہے ہیں، فلاں چیز نہیں لے کر آئی جا رہی ہے. اس قدر لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ امید کی ایک کرن ہوتی ہے. ہیلتھ کارڈز آپ کتنے لوگوں کو دے دیں گے؟ چلیں، آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے بعد پھر بھی وہ بھی اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کی کیا صورتحال ہے. ہیلتھ کارڈز آپ 22 کروڑ کو نہیں دے سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ سوچنا ہوگا. آپ تو ہیلتھ کارڈ کے لا کر آپ انشورنس کمپنیوں کا بھلا کر رہے ہیں، انشورنس کمپنیوں کو، اور پھر جو کوزے بھرے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے بھرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو اوور لوڈ کرنے کی بجائے ٹرانسفر کریں نیچے. جو عام آدمی ہے ادویات کی یہ عام آدمی کی آواز ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. امرین شہزادی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی امرین شہزادی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں بہت پریشان ہوں جی اس مہنگائی سے. آپ نے جو موضوع لیا ہے بہت اچھا موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے کام پہ جوں بھی رہیں گے تو ہے نا ہمارے فون کرنے کا بھی فائدہ. جی جی امرین آپ کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ بتائیے گا. میں کہہ رہی ہوں جی مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے یہ کب رکے گا؟ ہم بڑے پریشان ہیں. ہم خود میڈیسن میں خود لیتی ہوں، میری عمر بھی زیادہ ہے، میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، اور اتنی ہر مہینے یہ ہر تیسرے دن میں انہوں نے دوائیاں اور ہر چیز انہوں نے مہنگی کی ہوئی ہے. امرین آپ کی طرح بہت سارے دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں، اور یہ چیز ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی جو ہے، آپ لوگوں کے تحفظات، آپ لوگوں کے مطالبات حکام بالا تک پہنچائے جا سکیں. کوئی میسج دینا چاہیں گی اپنی طرف سے یہ جو اضافہ ادویات میں ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. راؤ صاحب آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرا بندہ کال کر کے یہی کہہ رہا ہے کہ ادویات وہ استعمال کر رہے ہیں مہنگائی سے. اب آپ کو یقین آ گیا کہ ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں. ہمارے بنیادی طور پر مسائل ہوتے ہیں جن کے جواب ہم کو دینا پڑتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں
کہ ان تک یہ بات پہنچائیں جو سب اچھا کا راگ الاپتے ہیں. سب آپ لوگوں کی بات تو یہاں تک پہنچاتے ہیں, لیکن دیکھیں میں بھی ادویات خریدتی ہوں, میں بھی سبزیاں خریدنے جاتی ہوں, میں بھی متاثرین میں شامل ہوں. میں اسی لیے تو لوگوں کی آواز جو ہے, آپ سے مراد میری آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ عام آدمی کی جو حالت ہے وہ بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وائرل ہوا ہے کہ 2035 میں یا 2038 میں مسلسل 5ویں مرتبہ پرائم منسٹر منتخب ہوں گے اور آبادی جو ہے وہ آپ کی 2 لاکھ رہ گئی ہے. تو ایسا نہ کریں, خدا کا نام لیں, کوئی بات کرنے والی کریں. ان کمپنیوں کے خود بیٹھ جائیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ ایک مشکل وقت ہے, بزنس نہیں ہے, لوگوں کا نقصان ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, سیلریز میں آپ نے اضافہ نہیں کیا, اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. آپ مسلسل کبھی آٹا کبھی چینی آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا, اور اب آپ ادویات کے حوالے سے آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, پہلے اتنی مہنگائی کر دی گئی, اس کے بعد پھر مزید, اور بڑے آرام سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ٹویٹ آئے گا کہ جی فلاں گورنمنٹ کے دور میں ان کے 2.5 سال میں اتنا تھا اضافہ, ہمارے 2.5 سال میں اتنا ہے, اور پتہ نہیں یہ بری ذمہ ہونے کے لیے سٹیٹمنٹ ملی ہوئی ہیں. عالم شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جی عالم شیخ صاحب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک کاروبار نہیں ہے, اس نے کاروبار بھی بند کر دیا ہے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ عالم صاحب؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے گا کہاں سے بول رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پلیز ٹی وی کی آواز کم کر کے اپنا میسج اگر پہنچا دیں گے تو آپ کی کال کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. جی آپ کو اپنے ٹی وی کی آواز کم کرنا ہوگی, اور تھوڑا فاصلے پر اگر آپ کال کریں گے تو پھر آپ کا میسج بھی ان تک پہنچے گا جن کے کان پر واقعی, جس طرح سے ایک محترمہ فرما رہی تھیں کہ جون تک نہیں رینگتی, کم از کم میسج تو پہنچایا جا سکتا ہے, شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے آپ کی بات. تو اس پہ یہی ہم کہیں گے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے اس کو آپ کم رکھیں گے تو بہتر انداز میں پہنچا سکیں گے, آپ کی بات ٹھیک طرح سے سن سکیں گے. ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ابھی ہم نے کرونا کی اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز آپ کیئر کیجئے. کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, کریسنٹ اسکول شادمان کے پرنسپل کرونا سے جاں بحق ہوئی ہیں, اور شہر میں 45 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں, 4 اموات بھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جو ہے یہ پریشانی کی چیزیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم غیر سنجیدہ ہیں. آیا کیوں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں دونوں پارٹ سے؟ نہ تو عوام سنجیدہ ہے نہ ہی حکومت سنجیدہ ہے. جی راؤ صاحب. دیکھیے بڑی افسوسناک یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ پرنسپل صاحبہ صوبیہ لودھی صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے, اور چونکہ ہمارے بچے بھی کرسچنٹیرین ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے آج سکول بھی بند ہے اسی سوگ میں. تو صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو 1-2 روز میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رینڈم ٹیسٹنگ کر کے, اور اس کے تناظر میں پھر آپ کو جو پالیسی ہے اب ریویو کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ نے جو کیجویلٹیز کی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ, اور پھر ڈاکٹر مراد راز صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے بار بار نظروں کے سامنے سے گزر رہی تھی کل. وہ بار بار جو انہوں نے کہا تھا جب سکول اوپن ہوئے کہ اب سکول بند نہیں ہوں گے, لیکن سکول بند کرنے کی بات ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اب بیچ میں کوئی راستہ ایسا نکالنا ہے, سختی کرنی ہے, رینڈم سیمپلنگ جس کی بات کریں اس کی طرف آنا ہے. راؤ صاحب ایک اپڈیٹ اپنے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں احتساب عدالت سے. جی تو ناظرین اہم خبر آپ نے جان لی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کرونا کیسز جو بڑھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں. یہ چیز انتہائی سنجیدہ ہے. سکولز میں بچے جا رہے ہیں, پرنسپل سے ٹیچرز کی ملاقات, پھر ٹیچرز نے کلاس روم میں جانا ہے, یہ ایک پوری اور انٹریکشن وہاں پہ زیادہ ہے. بچوں کو قائل کرنا, بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے کہ آپ کس طرح سے, حالانکہ کرسچن سکول میں ہم نے دیکھا ہے کہ
جو SOPs ہیں ان پر بڑا سختی سے عمل درآمد تو کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے امید اس بات کی بھی ہے کہ باقی جو سکولز ہیں یقیناً وہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اب گورنمنٹ کو کچھ اس پہ... اچھا راؤ صاحب، یہاں پر ہم نے جتنے ڈاکٹرز کو مدعو کیا ہے انہوں نے اسپیشلی یہ بات کہی ہے کہ بچے کیریئر ہو سکتے ہیں، گھر میں جب وہ جائیں گے تو وہ اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو متاثر کر سکتے ہیں، بچوں کو اس سے نقصان نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں سر سے گزار سکتے ہیں. آپ کے بچے گھر آ رہے ہیں اسکول سے، کچھ SOPs جو گنے چنے ہیں ان پہ تو عمل درآمد کریں، لیکن گھر آتے ہی بچوں کو فوری طور پر آپ واش رومز بھیجیں، بچے شاور اچھی طرح سے لیں اور اس کے بعد ان سے ملاقات کیجئے، ان کو اپنے پاس بٹھائیے. یہ چیزیں اب ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے. اس میں جو آپ پھر یہی سمجھ لیں کہ پھر سے آپ کو اسی مشق کی طرف جانا ہے جو آپ نے مڈ مارچ میں شروع کی تھی. تو اگر اسی سپیرٹ پر آپ چلے جائیں گے تو اب اس سے نجات حاصل کرنا قدرے آسان ہوگا، کیونکہ اب کافی ہم یوز ٹو بھی ہو چکے ہوئے ہیں SOPs کے حوالے سے بھی. اور بار بار یہ چیزیں کچھ نئی نہیں ہیں، اب یہ چیزیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، بس ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فار دا ٹائم بینگ کچھ چیزوں کو سیریس لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کو اب ہمیں لائف سٹائل کا حصہ بنانا ہے اور سیریس ہی لے کر چل رہا ہے. دیکھیے 1 ماہ سے تھی، بتایا جا رہا ہے کہ 1 ماہ سے کووڈ کا شکار تھیں اور پھر پرنسپل صاحبہ بالآخر جان کی بازی ہار گئیں. اور اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایجوکیشنسٹ اس کے نرغے میں آئی ہے اور اب آپ کو محفوظ اپنے بچوں کو بھی رکھنا ہے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ رینڈم ٹیسٹنگ جس طرح سے آپ نے ویڈنگ ہالز کی ہے یا دیگر جو مقامات سے آپ نے رینڈم ٹیسٹنگ کیا ہے، تو اس کو تھوڑا تیز کر دیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایلیمنٹ ہو تو فوری طور پر ڈیٹیکٹ ہو سکے اور اس سے متعلق آپ اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریویو بھی کر سکیں. پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اتنا عرصہ بند رہے اسکول، اگر تھوڑا عرصہ مزید آپ کو، اور اس کا بہترین ویسے سلوشن یہ ہے کہ 1 ویک کی بریک لے لی جائے. 1 ویک کی بریک لے لی جائے. ویسے بھی بچے 2 دن جا رہے ہیں اسکول میں، تو اگر 1 ویک کی بریک آ جائے گی راؤ صاحب تو اس سے obviously چلیں یہ سجیشن ہم کہیں مان لیتے ہیں، آپ بریک لے لیں گے، اس کے بعد اگر آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، رینڈم سیمپلنگ کی طرف نہیں جائیں گے، چلیں اسکولز میں انتظامات کہیں نہ کہیں، اب یہ بچے اسکولز کے علاوہ بھی گھروں میں کہیں آ جا رہے ہیں، ٹیچرز آپ کے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسکول آ رہے ہیں، وہ اسکول کے علاوہ بھی اپنے دیگر معاملات نبھا رہے ہیں. تو آپ کو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ رینڈم سیمپلنگ کریں، ہر جگہ پہ کریں، تبھی آپ سبھی لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایسے تو پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں. اوبیسلی ذمہ داری کا احساس آپ کو کرنا ہے. آپ ذمہ داری کا احساس کریں گے تو نہ صرف خود محفوظ رہیں گے بلکہ اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے. راؤ صاحب ارشد ملک صاحب نے میں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ارشد ملک صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیسن کی جو قیمت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو کمپنیوں کو بھی چیک کرے کہ کمپنیاں اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہی. اچھا ارشد ملک صاحب، یہ تو اضافہ ہی حکومت کی طرف سے کیا گیا ادویات کی قیمتوں میں، تو اب اس پر کون دیکھے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ کو ایک آرگومنٹ آتا ہے کمپنیز کی جانب سے کہ آپ نے جو را مٹیریل کی خریداری ہے وہ اوبیسلی ڈالرز میں ہوتی ہے. ڈالرز کو آپ نے بڑھنے دیا اس کو آپ نے اس پر کیپ لگی، تو پھر جب ڈالر اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا تو را مٹیریل کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اب اور کہہ دینا کہ انہوں نے آرٹیفیشلی آپ کی ساری چیزیں کی، کچھ کیا تو تھا، کچھ روکا تو ہوا تھا، بلو 100 تھا، کتنا عرصہ رہا ہے ڈالر. اب ڈالر کا جو 60% کا گیپ ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن 262% قیمتیں بڑھنا اور پھر 33% پھر، اور یہ اس کا مطلب 300% تک آپ نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو اتنا تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. اگر آپ اسی کو بنیاد بنائیں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا تو پھر اتنا اضافہ تو نہیں ہوا جتنا آپ نے کر دیا ہے. تو اس سے آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے کمپنیز کے ساتھ. اگر آپ کی کوئی حکومت ہے، اگر کوئی گورنمنٹ ہے اس صوبے میں
या इस मुल्क में, तो वो कम से और कम आप अपने सब लोगों आम के आदमी लिए, किस तरह से दुहाई अपने दे रहा है, लोगों के वो आप लिए, देख सकते हैं कि अपने हर लोगों के बंदा लिए कर फोन करके सकती ये है। कह रहा है कि जी अद्वियात की कीमतों में इजाफे से वो परेशान हैं, हर घर में इन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, लोग कहाँ जाएं अगर इसी तरह से। कॉमनैलिटी है ये, तो आप जिस घर में भी जाएंगे, आपके बुजुर्ग, आपके बड़े शुगर या शुगर, ब्लड प्रेशर, अब परेशानियां इस कदर हैं कि लोग जिस तरह से डिप्रेशन में आपने रखा हुआ है, 2 साल से जो बिजनेस सर्कल है वो लोगों का चल नहीं रहा, और उसके बाद रिलीफ की जो सरगर्मियां हैं वो है नहीं, तो फिर अद्वियात तो लोगों को लगेंगी। होगा। राव साहब, एक अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। खबर ये है जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। सुरात का इजहार कर रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन, गमो गुस्से का इजहार करिए। एक कॉलर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो शायद कुछ नहीं पड़ना इससे, लेकिन कॉलर की पहले कॉल लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मुहतरमा, ये मैं जब भी गवर्नमेंट बेकरी या रेस्टोरेंट में किसी में जाता हूँ ना, तो बेकरी में जाते हैं 50 रुपए की हम डबल रोटी लेते हैं, वो 25 रुपए का हमें शापर देते हैं। मुझे नहीं समझ आती ये हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों किया है, ये गरीब आदमी के ऊपर एक और बोझ डाल दिया है। तो समझ नहीं आती कि मैं जब भी जाता हूँ गवर्नमेंट में, रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह पे जाता हूँ, हालांकि जब जो डबल रोटी होती है ना वो शापर में होती है, और दूसरा जो शापर ऊपर होता है ना ऐसा, उसके 25 रुपए मांगते हैं। और रस वगैरह लें वो 50 रुपए के रस लेते हैं, वो छापर में होते हैं। अगर बेकरी लें और छापर बड़ा छापर लें तो वो 25 रुपए उसके मांगते हैं। अगर हम 50 रुपए की डबल रोटी लेते हैं उसके ऊपर 25 रुपए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर हम ना लें, वो कहते हैं ना लो भाई, हमें जो हाई कोर्ट ने आज फैसला किया हो हम तो इसके खिलाफ ही जा सकते हैं। बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट को अब हमको बताएं, जो हाई कोर्ट वालों को बताएं कि इसका हल क्या है। मेहरबानी आप। थैंक यू सो मच जी। रशीद सिद्दीकी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और महंगाई सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह पे महंगाई है, और फिर लोगों के तो ये तासुरात सामने आएंगे। छोटे छोटे इश्यूज लोगों के होते हैं जिन पर लोग अपना इजहार भी करते हैं और कोशिशें करते हैं कि उन तक बात पहुंचाएं जिनको किसी की बात समझ नहीं आ रही, जिनको सिर्फ अपने एजेंडे की तकमील की नज़र आ रही है। उन तक बात जब पहुंचेगी तो फिर शायद के मामला दुरुस्त हों और आपको किसी जगह पर जो गवर्नेंस है वो नज़र आ जाए। अदरवाइज तो इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, इसी तनख्वाह पर सबको काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी काविश थी लोगों की आवाज़ हुकामे बाला तक पहुंचाने की, कि लोगों को पता चल सके कि उनके मसाइल क्या हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म से हम लोगों के मसाइल हुकूमत तक पहुंचा सकें, उन लोगों तक जो कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा करते हैं। और फिर ये तो इजाफा जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, इसके बाद जो खुद साख्ता इजाफा होता है उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होता। अगली खबर में शामिल करूंगी, और अगली खबर है मुजाहिरीन के लिए जलसे जुलूस मुजाहिरों की बहारें हैं, और ऐसे में होशियार रहने का कह दिया गया है। सड़क ब्लॉक करने पर मुकदमात के साथ भारी जुर्माने भी होंगे। जी राव साहब, देखिए ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने गुज़िश्ता 5 साल सिर्फ एक ही काम किया है, सड़कें ब्लॉक की हैं, लॉकडाउन किया है, मुजाहरे किए हैं, हत्ता के जहां पर मुजाहिरों की इजाजत नहीं वहां पर भी मुजाहरे किए हैं। लालक चौक की मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक ऐसी गवर्नमेंट जो आई ही इतने ज्यादा, अगर 365 एक साल में दिन है तो कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें इन्होंने 500 मुजाहरे ना किए हों, क्योंकि एक जगह पर मुजाहरा नहीं करते थे। लाहौर शहर में हमने खुद रिपोर्ट किया, इनके जो लॉकडाउन इन्होंने अनाउंस किए, जब ये लॉकडाउन करना चाहते थे, और हमने खुद लोगों को ख़वार होते हुए देखा इन्हीं मुजाहरों के नतीजे में। तो वो तो सियासी मुजाहरे हैं, और इसमें अब इसी पर अब आप देखिए कि मुकदमात दर्ज होंगे। वक्त हमारे पास नाज़रीन कम है, लेकिन ये मैसेज था तो जो मैसेज पहुंचाना दर्ज होते हैं, 144 की खिलाफ वर्जी होती है तो मुकदमा तो दर्ज हो जाता है। खैर ये मैसेज था उनके लिए जो कि प्लान कर रहे हैं एहतजाज करने का, कि किसी भी जगह पर बगैर इजाजत के अगर एहतजाज या जलसा या फिर मुजाहिरीन जो हैं वो इकट्ठे हुए तो फिर कार्रवाई होगी। सो ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया हमने। थैंक यू सो मच राव साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश ये की थी कि आप लोगों की मुश्किलात, आप लोगों की परेशानियां इन हुकूमती फैसलों पर जो हैं वो हुकामे बाला तक पहुंचाई जा सके। अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी हफीज सेंटर की, जिसको 33 घंटे बाद क्लियर कर दिया गया है। अब ताजिरों का पुरसाने हाल कौन है? सदर लाहौर चैम्बर हमारे साथ होंगे, किस तरह से वो आप ताजिरों की एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं सानेह हफीज सेंटर को
इंतहाई अफसोसनाक, अलमनाक सानहा। लेकिन हम इससे सीख क्या रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि जैसे ही 33 घंटे बाद हफीज सेंटर को क्लियर किया गया, उसको खोला गया, तो वहां पर सामान चोरी होने लगा है। ये अलमिया है हमारी कौम का कि इतने बड़े सानहे के बाद भी संजीदगी का आलम ये है। क्या कितना वक्त लगा है कि चीजें जल के राख का ढेर बन गई। हमने ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी में जिन चीज़ों को अहमियत दी जाती है, अगर आप उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलें, उन्हीं चीज़ों को सब कुछ समझ लें, तो उन चीज़ों की अहमियत ये है। और उस पे लोग ये कि सामान चोरी करने लग गए, ये तो एक अलग मसला है, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मुतासिरा ताजरों की, दुकानदारों की दादरसी कौन करेगा? ऑलरेडी मुल्की हालात सभी के सामने हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार। अगर आपका हफीज सेंटर अभी मुकम्मल तौर पर बंद रहता है, जो कि रहेगा भी क्योंकि हालात वहाँ पर ऐसे हैं ही नहीं कि फ़िलहाल कारोबारी सरगर्मियाँ 1-2 दिन 4 दिन कब शुरू होंगी नहीं पता, लेकिन ताजिरों की दादरसी कौन करेगा? उनकी आवाज़ हुकाम बाला तक कौन पहुँचाएगा? कौन इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आया अब जितनी भी बुलंदोबांग और अहम इमारतें हैं वहाँ पर काम शुरू करने से पहले इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं या नहीं? ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी तो नाज़रीन, सानहा हफीज सेंटर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं तारुफ आपका कराना चाहूँगी। उन सदर लाहौर चैम्बर मियाँ तारिक मिसबाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले? बिल्कुल, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो बताइएगा, ये अफसोसनाक सानहा था, अब हमने इस तरह के वाक़यात को रोकना भी है, ताजिरों की दादरसी भी करनी है। वो दुकानदार जिनके घर ऑब्वियसली उनके काम की वजह से चल रहे थे, सबके घरों में इस वक्त फाके आ चुके होंगे, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था जी, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। हफीज सेंटर में हमारे 4 साल पहले भी एक दफ़ा आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे, और शॉर्ट सर्किटिंग हुई है जो निकला एंड में इसका जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने आके रिसर्च की उसके ऊपर, लेकिन इस पे काबू जल्दी भी पाया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि नाअहली है कोई, 15 से 20 से आधे घंटे में फायर ब्रिगेड्स पहुंच गई थी, लेकिन जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं और जो जनरेटर्स अंदर पड़े हुए हैं और जो लैपटॉप्स की बैटरीज होती हैं, उनकी पानी से आग बुझाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। उसके लिए एक फोम होता है जो कि बिछाया जाता है, जो ऊपर से उसको कवर करके ऑक्सीजन बंद करता है, वो हमारे डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद नहीं है। उसमें कोई रात को कोई 9 बजे के करीब जाके बहरिया टाउन और रेंजर्स वालों ने कुछ प्रोवाइड किया था, जिससे हमने कुछ इस आग पे काबू पाया। सही। अच्छा, बहुत सारे ताजरों का नुकसान हमने देखा, जो आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया, दुकानों में पानी भर गया, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। पानी जी बेसमेंट में थोड़ा बहुत गया है, और उसमें जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर थी वो तकरीबन 70% क्लियर कर ली गई थी। सही। उनका सामान बाहर निकाल लिया गया था। जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो हैं सेकंड फ्लोर से ऊपर वाले, और उनमें ज़्यादातर जो हमारे भाई ताजिर हैं वो हैं लैपटॉप्स वाले, और उनके वेयर हाउसेज भी ऊपर टॉप फ्लोर पे ही थे। ऐसे ही है जी, तो वो तो वहाँ तो एवरीथिंग इज़ बीन बर्न्ड, और ये हमारे ताजर बरादरी के हमारे भाइयों के कुछ कैश भी पड़े होते हैं क्योंकि वीकेंड था। अब तो जो कमेटी बनी है इंशाल्लाह उसके ऊपर देखेंगे। सही, मैं उस तरफ आना चाहूंगी। कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि इससे कबल भी हफीज सेंटर में ही ऐसे ही आतिशज़दगी का एक वाक़या हो चुका है और अब बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखते नहीं हैं, तभी हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर उस टाइम ही नोटिस लिया जाता, अब जैसे रेस्क्यू टीम में हुकूमत से अगर सवाल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से सवाल किया जाए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर ये कारोबारी सरगर्मियाँ, वहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। वो कहते हैं ताउन नहीं लोग करते, ताजिर जो हैं वो झगड़ों पर आ जाते हैं, एहतजाज पे आ जाते हैं। इन रवैयों की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। दोनों साइड्स ठीक हैं जी, कुछ हमारी भी गलतियाँ, कुछ इंतज़ामिया की तरफ से भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं परसों चौथ ताजर बरादरी को इकट्ठा कर रहा हूँ। प्लाजों के जो इलेक्शन लड़ते हैं, मार्केट के जो हमारे लीडर हैं, उनको इकट्ठे कर रहा हूँ कि कुछ हम भी अपने आप कुछ करें, अपने भी कुछ SOPs को ठीक करें। सारा कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना चाहिए। नुकसान तो देखें काफ़ी हो गया। आप देखें हमारी 1000 दुकान है इधर, जिसमें से 300 हैज़ बीन टोटली बर्न्ड, और जो हमारा बड़ा ताजिर है जो तकरीबन
اس میں آپ سمجھ لیں 100 کے قریب جو ہمارا بڑا تاجر ہے ان کا جو نقصان فی دکان ہوا ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ کے درمیان ہے بالکل ایک دکان کا. اور جو چھوٹے ہمارے تاجر ہیں جو 150 سے 200 دکان ہیں ان کا تقریباً 15 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. تو اس کو آپ اس طرح نہ لے کے 100 تاجر ہے 100 مالک ہے, پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں, سمجھ لیں آپ 1500 2000 مالک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. ان کے گھر والے لوگ لگا لیں آپ 3-4 7,000 پہ بات چلی جاتی ہے. کئیوں کے پاس 20 ملازم ہیں, کئیوں کے پاس 4 ملازم ہیں. آپ 10 ملازم ہی کر لیں تو یہ ہزاروں میں تعداد میں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. لگا سکتے ہیں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اب ان کی داد رسی کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ اوبیسلی آپ نے آواز تو بلند کی ہے, تو مجھے بتائیے گا اس پر کیا رد عمل حکومتی رہا ہے؟ گورنمنٹ سے تو میری پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ اس کو تو اسیس کرنے میں ٹائم لگے گا. ابھی جب میٹنگیں ہوگی باری باری سب شاپ کیپرز آئیں گے وہاں کمیٹی میں پیش ہوں گے, اپنا بیان کریں گے کیا لاس ہوا ان کا کیا نہیں ہوا. میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ جب تک یہ پلازا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ ایٹ لیسٹ ان کے ملازمین کی جو وہاں پہ چھوٹی کینٹین والے تھے, چائے والے تھے, اور جو باہر لوڈر بھائی ہیں ہمارے جو سامان لوڈ کرتے ہیں ان لوڈ, ان کی تنخواہوں کا تو گورنمنٹ اپنے ذمہ ڈالے 3 سے 4 مہینے تک, تاکہ ان کے گھر تو چلتے رہنا. بزنس مین تاجر پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے, لیکن ان چھوٹے لوگوں کا کچھ نہیں ہونا, ان کی تنخواہیں نہ ملی تو. اور دوسرا سکھر میں ایک آگ لگی تھی 4-5 سال پہلے, ان سے میری بات ہوئی ہے ان کے پریزیڈنٹ سے. انہوں نے یہ کیا تھا, وہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اس کو بھی میں اب ابھی چیمبر جاؤں گا تو دیکھوں گا. انہوں نے کیا یہ تھا کہ جو ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں بڑے بڑے, جو بڑی بڑی کمپنی ہیں سیمسنگ آئی فون, ان کو بلایا تھا اور ان کو کریڈٹ کے اوپر تاجروں کو مال دلوایا تھا, گارنٹی دے کے لاہور چیمبر کی طرف سے کہ آپ ان کو مال دیں اور ان کو کریڈٹ دیں 3-4 مہینے کا, تاکہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑے ہوں اور کام کرنا شروع کریں. صحیح. اوبیسلی پھر آپ نے اب کوئی تو درمیانی راستہ نکالنا, اتنے بڑے لیول پہ نقصان ہوا ہے جو کہ جلد اس کا خمیازہ اگر گورنمنٹ سپورٹ بھی کر لیتی ہے نہیں بھگتا جا سکتا, اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے آپ بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کمیٹی تشکیل دی گئی, آپ نے بتایا کون کون کمیٹی میں شامل ہے اور اس کمیٹی کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ڈی سی صاحب ہیں کمیٹی میں, میں ہوں ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر. ہمارے مارکیٹ کے صدر ہیں کلیم صاحب, وہ ہیں جو الیکشن لڑ کے صدر بنے ہوئے ہیں حفیظ سینٹر کے, اور ایک اور ہمارے بھائی ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں شیخ انیس صاحب. یہ 4 رکنی کمیٹی ہے. میں نے ابھی تک اس کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, ابھی تک 2 میٹنگز ہوئی ہیں کیونکہ میں حفیظ سینٹر میں بزی تھا اور میرے پاس حفیظ سینٹر سے کافی لوگ آ رہے تھے اور میڈیا والے. انشاءاللہ آج میٹنگ ہوگی کیونکہ 24 گھنٹے بھی گزر گئے. آج کی میٹنگ کے بعد آپ کے سامنے اور ثبوت اور شواہد آئیں گے سامنے کہ کیا ہوا, آگے کیا ہونا ہے. ٹائم لگے گا, ابھی اتنی جلدی کچھ نہیں بتا سکتے. ٹوٹل جو ہمارا آئیڈیا ہے, جو میری بات ہوئی ہے, ہمارا نقصان ہمیں جو لگ رہا ہے وہ تقریباً 3.5 ارب سے 4 ارب روپے کا, صحیح, جو تاجر کا نقصان ہوا ہے. صحیح. اور اتنے بڑے لیول پہ جو نقصان ہوا ہے, آپ اس کا خمیازہ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ پرنسپل ہیں جو کریسنٹ کالج کی, وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئی تھیں, جن کی نماز جنازہ اب ادا کی گئی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ہم نے چاہا ضرور اس کا ذکر کیا جائے. ایک بہت اہم رپورٹ ہے جو کہ ریسکیو اور سول ڈیفنس کی جانب سے پیش کی گئی ہے, جس کے مطابق 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر سیفٹی آلات نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پانی جب سر سے گزر جاتا ہے, جب نقصان ہو جاتا ہے, جانی مالی نقصان, تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آہو بکا, ہر طرف کمیٹیاں بنی جاتی ہیں, ہر طرف متاثرین کی امداد کی بات کی جاتی ہے. لیکن ہم پہلے سے کیوں نہیں تیار؟ ہم بلند و بانگ عمارتیں تو بنا لیتے ہیں, لیکن وہاں پر کتنے انتظامات ہیں فائر سیفٹی کے لیے؟ کس طرح سے اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ اس ہنگامی صورتحال سے ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں ہم پہلے سے نہیں سوچتے ہیں, پلاننگ نہیں کرتے ہیں, جس کا خمیازہ ہم نے دیکھا کہ ایل ڈی اے پلازا کی صورت میں, حفیظ سینٹر کی صورت میں ٹائم ٹو ٹائم ہم بھگتتے رہتے ہیں. ریسکیو کی یہ رپورٹ ہے, تو اس وقت ڈی جی ریسکیو نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلا شبہ آپ کی جانب سے بھی زبردست کاوشیں کی گئیں, آپ کی ٹیم کی جانب سے بھی, اور پھر آگ پر قابو بھی پایا گیا. لیکن اب آپ ہی کی یہ رپورٹ ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے. کیوں ٹائم ٹو ٹائم یہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کی جاتی؟ حکام تک جن کی یہ ذمہ داری ہے یہ بات نہیں پہنچائی جاتی؟ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ خبریں بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ والا تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جس میں آئی تھنک کہ جس طرح سے رات کو جو ہے وہ آگ لگی رہی اور کافی گھنٹوں بعد, آئی ڈونٹ نو کس وقت سے اب آگ لگی ہوئی تھی, 6:11 پہ اگر کال کیا ہے, سنڈے کا دن ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا
वो यहाँ पे आग पहले से लगी हुई थी। We've been able to save 75% of the building, तो 70% से ज्यादा जो बिल्डिंग है वो हमारी सेव हो गई है। जो सिर्फ फ्रंट पोर्शन जला है ऊपर 3 फ्लोर का, बाकी सारी नीचे जो बेसमेंट में दुकानें थी, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था, वो सेव हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके सामने ही अगर आप देखें जिस वक्त फेस में आग लगी तो टोटल एक बेबसी थी। आज हमने एक रेस्क्यू का सिस्टम और निज़ाम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और अब तक ये फायर रेस्क्यू सर्विस जो है उसने अब तक 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया और अब तक 450 अरब के नुकसान बचाए हैं। लेकिन ये सिर्फ अगर आप देखें तो ये सिर्फ 50% है ऑफ द एक्चुअल जो चीज़ है। असल चीज़ ये है कि हमने प्रिवेंशन पे फोकस करना है। इस पे ऑलरेडी 2016 के फायर सेफ्टी प्रोविजन बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाइड है। उसके अलावा 2013 का फायर सेफ्टी कमीशन का भी ऑर्डर है बोर्ड का। असल चीज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, अब ये इंकशाफ तो हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इन चीज़ों के इंकशाफात ही होते रहेंगे कि इंश्योर भी कराया जाएगा, इन पर अमल दरामद भी करवाना है ताकि इस तरह के वाक़यात को हम रोक सकें? और मैं समझता हूँ जिस तरह से बिल्डिंगें ऊंची बन रही हैं तो उस पर बड़ा जरूरी है कि बिल्डिंग ओनर्स भी इसकी जिम्मेदारी लें। चंद पैसे जो बचाने की खातिर जो है वो अपना करोड़ों का जो माल है, जानो माल जो है वो ना रिस्क पे डालें। और इसमें तो वो जो दिए गए हैं बाद में अगर ओरिजिनल नक्शा भी होता है उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं, टैंपरिंग कर लेते हैं, हाई रिस्क चीजें अंदर स्टोर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे बैटरियां फट रही थी और इस किस्म का सारा मटेरियल था प्लास्टिक से, उसमें बड़ा जरूरी है कि इन चीजों को इंश्योर कराया जाए। ये जो रिपोर्ट का आप जिसको रेफर कर रही है कुछ अर्सा पहले जो थी वो हुई थी एक्सरसाइज जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करवाई थी, उसमें रेस्क्यू ने भी हेल्प किया था और सिविल डिफेंस में। अभी इस वक्त मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंशन और सेफ्टी की वो हमारी नहीं है। रेस्क्यू अभी रिस्पॉन्स तो करता है, हमारे कई फायर फाइटर्स की जो है वो इसमें शहादत भी हुई है और इसमें भी पर्टिकुलरली अंदर जाके बाकायदा फोम का भी इस्तेमाल हुआ और उसके मदद से हमने ये सारी फायर। लेकिन रिजवान नसीर साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि अब तमाम इदारों को जो है मिलकर बैठना है, चाहे वो रेस्क्यू है, चाहे वो टीपा है, चाहे वो LDA है, और इन चीज़ों का हल निकाल लेना। अगर वाकयात के बाद सिर्फ इंकशाफात तक रही, ऑब्वियसली बहुत बड़ी कार्रवाई जो है, इतना टाइम लिया गया, आपके टीम ने भी कार्रवाई की, तो ये सब चीज़ें पहले अगर हाईलाइट की जाएंगी, इनकी निशानदही करके मुतल्लिका इदारों को लूप में लिया जाएगा, ये तमाम मसाइल जो हैं इनको हाईलाइट किया जाएगा, फिर ही इस तरह के मामलात को रोका जा सकता है ना। के अंदर वो भी तो ये बाकायदा से तो हमें एक इफेक्टिव जो है वो डेफिनेटली एक चीज जो भी बिल्डिंग कंट्रोल देख रहे हैं, कुछ औरों को हमें इसको मौसर अंदाज से करना है। इसमें आई थिंक चैम्बर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जी खुद वो आए, बैठे और इनका कोई हल निकालें, और जो नहीं निकालता आई थिंक चैम्बर भी साथ बैठे। जिस तरह लाहौर ने अब एक कमेटी बनाई है और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एमएनसी ऑफिसर भी हैं, सारे बाकी और डीसी भी हैं, सारों ने मिलके एक जो है वो एक काम करें। हर शहर को ये करने की जरूरत है ताकि अब जो ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं कल को अगर उसमें ये बातचीत तदाबीर ना हुई तो डेफिनेटली ये सानेहात बनेंगे और एक बहुत ये हमारे लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी। साथ हमारे पेस का टावर मौजूद है जहाँ पे जब फायर सर्विस नहीं थी, आप देखिए पूरा 9 बजे आग लगती है, तो चले रात को लगी हुई थी, पता है पूरे फ्लोर पे डेवलप थी बाय द टाइम किसी ने जब देखा है, लेकिन वहां पे जिस वक्त आग लगी वो तो सुबह 9 बजे लगी और उस वक्त बेबसी थी। आज जहाँ पे हमने ठीक है, थैंक यू सो मच डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर हमारे पास है गुजरांवाला में PDM का जलसा करने का मामला, थाना शादरा में लीगी रहनुमा के खिलाफ। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डीजी रेस्क्यू की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि बुलंदोबांग इमारतें बनाई जाती हैं, इंकशाफात हम कर देते हैं कि 460 ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर तमाम तर इंतजामात फायर सेफ्टी के मुकम्मल नहीं हैं, तो चैम्बर इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? इसमें आप देखिए जिस तरह ये बिल्डिंग जिसको भी आग लगी है, ये तकरीबन 30 ईयर्स ओल्ड, वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स हैं मेन बुलेवार्ड पे। उस टाइम पे तो हमारे डिपार्टमेंट्स के पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है 40 स्टोरीज तक जाने की बिल्डिंग्स की। लेकिन हमारे पास हमारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की जो टीमें हैं, हमारे भाइयों ने वहाँ बहुत काम किया, आग से लड़े हैं। मैं उनके साथ वहाँ खड़ा था एट अ डिस्टेंस क्योंकि दे वर वर्किंग, उनका काम था। लेकिन जब उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो हाउ वुड दे ओवरकम इस तरह की फायर? अगर कोई 30th फ्लोर पर लग जाती है, मेरे ख्याल में स्कॉफोल्डर्स कहते हैं इसको, जो स्टेयरकेस नहीं होता जो इस तरह ऊपर जाता है, आई थिंक जो 4th और 5th फ्लोर से ऊपर हमारे पास नहीं है गुंजाइश जाने की। तो ये जो ऊंची ऊंची हाई राइजेस बन रही हैं उनमें खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया तो उसमें अभी तो शुक्र है यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, संडे था, खाली माली नुकसान हुआ है। तो हाई राइज बिल्डिंग में आप अंदाजा करें फिर अगर ये आग लग गई तो लोगों को नीचे किस तरह लाया जाएगा, ये सवालात हैं। वो इस पे जैसा मैंने रिजवान नसीर साहब को भी कहा कि अब सबको मिल बैठने की ज़रूरत है और एक मुनज़्ज़म प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका भी जा सके और फिर इस मुल्क का जो खदशात हैं उनको, जैसा कि अभी आपने कहा कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हाई राइज बिल्डिंग से किस तरह लोगों को नीचे मुंतकिल किया जाएगा।
ऑब्वियसली इस पे प्लान बनाने की ज़रूरत है कुछ। बिल्कुल, एक्चुअली जो उन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने, बिल्डिंग एक्ट जो कोड है उसी के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और LDA को अपने लॉज में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सही कि जब तक ये इस तरह की सारी हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट बिल्डिंग, एक्चुअली उन्होंने बात की दुकानदार की, दुकानदार का क्या कसूर है? उसने तो प्लाजे वाले से शॉप खरीद के अपना माल रख के भेजा, चीज़ें पूरी करनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंश्योरिटी है कि जो प्लाजा बना रहा है और जो प्लाजा बना रहा है उसकी इंश्योरिटी है, तो जिसने शॉप खरीदी है या रेंट पे उसकी उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ से। सही मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? ताजिर ऑब्वियसली अब आपकी तरफ भी हैं, आप भी कमेटी में शामिल हैं, अब कमेटी किस तरह से इन सब चीज़ों को कवर करेगी? उन ताजिरों की दादरसी भी करनी है जिनकी आपने बात की गई, लोडर हैं, जो छोटे छोटे वहाँ पर जिनका टी स्टॉल था, खाने के स्टॉल्स थे, बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। लाहौर चैम्बर ताजिर बरादरी का एक इदारा है और लीड करता है लाहौर की ताजिर बरादरी को। हमारे 30,000 मेंबर्स हैं, मैं 3-4 दफ़ा इनको विज़िट भी किया है, मुझे भी ताजिर आके मार्केट के जो हैं और बाकी सारे पूरी मार्केटों के ताजिर वहाँ पर मौजूद थे, ये नहीं कि सिर्फ हफीज़ सेंटर के थे, अपनी सपोर्ट के लिए उन भाइयों की जिनको मसला मसाइल पड़े हैं वहाँ पे, जो आग की वजह से फैक्ट्रीज हैं। इंशाल्लाह कमेटी तो जो करेगी इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर भी अपनी तरफ से इनकी हेल्प करेगा जितनी कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो लोअर लेवल इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरफ मैं ज़रा ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास भी सपोर्ट के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं, हमारे भाई बिजनेसमैन जो हैं, तो उनकी सपोर्ट से लाहौर चैम्बर काफ़ी, जब फ्लड्स भी आते हैं, जल्जले भी आते हैं, हम लोग हेल्प आउट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और इस वक्त ज़रूरत भी इन्हीं लोगों की हेल्प करने की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आना और फिर इतने परेशानी के वक्त में जब इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो कि एक्चुअली लोगों को हंसा सकते हैं और लोगों की खुशी का बाइस बन सकते हैं। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब को कौन नहीं जानता, जो कि मेरे ख्याल से जहाँ कहीं पे भी खड़े होते थे महफिल लूट लेते थे और लोगों के लिए मुस्कुराहटों का बाइस बनते थे। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं वो हैं उनकी साहबजादी, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। ज़रगुन अमानुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। और ज़रगुन के बारे में आपको बताती चलूँ जी, टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं, टिकटॉक भी ये बनाती हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग भी करती हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगता है जब अमानुल्लाह साहब के नाम के साथ आपको पुकारा जाता है, उनकी साहबजादी कहा जाता है, क्या फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, अच्छा भी लगता है और बहुत लकी फील करती हूँ कि यार मतलब उनका नाम मेरे साथ जुड़ना, मेरी शान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। अच्छा, कुछ स्टाइल भी आपने उन्हीं वाला अपनाया हुआ है, तो इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि ये हैट तो हमने हमेशा उनके सर पे देखी। बिल्कुल यार, इसके पीछे काफ़ी सारे राज हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा राज तो ये है कि वालिद साहब ने खुद डेथ से पहले मुझे अपनी हैट दी थी और सोने का ताज बोलकर मुझे नवाजा था इस हैट से। तो ये हैट तो मैं अपने साथ साथ ही रखती हूँ। और कुछ सीन ऐसे भी हुए थे कि वालिद साहब की कुछ शर्ट्स पड़ी हुई हैं मेरे पास जो उनको छोटी हो गई थी। अच्छा। ठीक है, और वो शर्ट्स भी मैं अक्सर पहनती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पापा के कपड़े पहनना। वो एक याद, उनकी खुशबू आती है अभी तक उनसे, तो बस पापा की चीज़ें फॉलो करते करते वो मेरा एक स्टाइल ही बन गया। सही सही। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, और अमानुल्लाह साहब जो हैं वो उन लोगों में से हैं जिनका हमेशा जब भी जिक्र लोग करते हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। कैसा लगता है, कैसे उनके काम को आप देखती हैं, किस वजह से इतनी शोहरत उनको मिली, क्या समझती हैं आप? वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने, आजकल देखा जाए तो मतलब आप ऑफिस वगैरह में किसी भी, जहाँ मतलब आपकी जॉब प्लेस पर जूनियर्स को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता कभी भी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने जूनियर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरा ख्याल है उनकी दुआएं कह लें, और फिर बच्चों की दुआएं, इतने सारे तो बच्चे थे उनकी दुआएं, और फिर कुछ ऐसे ख़ानदान थे जिनकी मतलब वो मदद, माली इमदाद किया करते थे, उनकी दुआएं, और वो बंदा जो था वो डिज़र्व करता था ये सब। सही। अच्छा, महफिल की जान उन्हें कहा जाता था, और फिर वो जो उनके मजाक का वो एक एलिमेंट था, बिलाशुबा उसकी कोई मिसाल। आपने उनसे क्या सीखा है? सवाल बड़ा मज़े का है। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन जो चीज़ नहीं सीखी और उनकी चीज़ मेरे अंदर है वो ये कि एकदम से जवाब मुंह से मेरे बाहर आ जाता है। कोई मुझे कुछ कहे ना कि तुम ऐसे हुए, मैं फटक से जवाब दूंगी कि भाई ज़रा चुप करके रहो, ओवर नहीं होना मेरे साथ। तो उनकी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं अपने साथ लिए फिरती हूँ। उनकी एक सबसे प्यारी बात जो मुझे आजकल इस दौर में लगती है कि पुत्र ना किसी नाल इन्ने मिठे होवो कि कोई खा जाए, ना इन्ने कौड़े होवो कि कोई थुक देवे।
تو یہ بات ان کی مجھے بہت مزے کی لگتی ہے اور میں اس رول کو مطلب نمبر 1 پہ رکھ کے فالو کر رہی ہوں اور زندگی گزار رہی ہوں. صحیح. ٹیکسٹائل ڈیزائنر جی اور ساتھ ٹک ٹاکر بھی, یہ دو علیحدہ علیحدہ کمبینیشن ہے. کس طرح سے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی, کیا ایم لے کے چلی, اور فادر کو کیا ہمیشہ دیکھتی رہی کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے, انسپریشن رہے ہوں گے آپ؟ انسپریشن تو وہ میری رہے ہیں لیکن مجھے کبھی شوق ہوا ہی نہیں ایکٹنگ کا. اچھا. مجھے مطلب اپنے پیشن, مجھے اپنی فیلڈ میں بہت پیشنیٹ تھی. مجھے تھا میں نے ڈیزائنر بننا ہے, میں نے کرنا ہے. میری 4 ایئرس کی میری ڈگری تھی اور والد صاحب نے اس طرح سے میرا ساتھ دیا ان 4 سالوں میں. سردی گرمی میں انہوں نے دن رات ایک کیا تھا کہ بھئی میری بیٹی اسائنمنٹس بنا رہی ہے. رات صبح فجر تک میرے ساتھ جاگتے تھے, اسائنمنٹس کر کے فجر پڑھ کے ہم باپ بیٹی اکٹھے سویا کرتے تھے. پھر صبح اٹھ کر میں نے بولنا چلیں پینٹس وغیرہ سوکھ گئے ہوں گے آئے چیک کرتے ہیں. مطلب بڑا ساتھ رہے میرے. تو مجھے تو شوق تھا نہیں. والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے لوگوں نے بلانا شروع کیا, آپ آئیں. یہ بس لوگوں کے پیار میں, والد صاحب سے ان کا پیار ہے, آ جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں. اچھا جی, ٹک ٹاکس بھی آپ بناتی ہیں اور بڑے کمال بناتی ہیں. امان اللہ صاحب کے ساتھ بھی آپ نے بنایا. ہم اپنے ناظرین کو پہلے وہ دکھائیں گے ٹک ٹاکس زرگون کے کچھ, اور پھر اس کے بعد میں جانوں گی زرگون سے کہ وہ کس طرح سے یہ جو ایکٹنگ سکلز ہیں کیا کیا چیزیں سیکھتی رہیں ٹائم ٹو ٹائم. جی دکھائیے گا. وہ بھی ختم ہو گئی ہے, تو یہ جب ٹک ٹاک پہ بندش لگی کیسا لگا آپ کو؟ یار مجھے دھچکا تو لگا تھا. اچھا میں اتنی پاگل, میں نا آفس میں کام کری, میں نے کہا چلو فالتو ٹائم, میں نے کہا چلو ٹک ٹاک چلاؤں. چلے نا, میں کہوں یار میرا وائی فائی نہیں چل رہا, کیا میں ڈیوائس اپنی آف کروں آن کروں آف کروں آن کروں. تھوڑی دیر بعد ہی مجھے میری سسٹر کی کال ہے اور اس نے کہا بیٹا تو کام سے گئی, تیری ٹک ٹاک بین ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو ٹک ٹاک نہ صحیح, جاب تو کر رہی ہوں نا اپنی, اور 100 چیزیں ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے. لیکن اب تو خیر یہ بندش جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں عوام تک پہنچانی چاہیے, ہنسی مذاق کا باعث بننی چاہیے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں. کتنا ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں اس بات سے 100% ایگری کرتی ہوں. میں کیونکہ یار دیکھو پھر عوام بات کرتی ہے, نیپوٹزم کی بات کرتی ہے. جب ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب انسان بھی, کوئی بھی کسی بھی قسم کا بندہ وہاں پر آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا ہے. ابھی ایک مزدور ہیں ٹک ٹاک پر, شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو, جو مہینے کی 7,000 دہاڑی لیا کرتے تھے اور اب ان کو مہینے کا منتھلی ان کی انکم جو ہے کبھی 50,000 کبھی 1 لاکھ روپیہ, وہ مطلب ٹور بھی کر رہتے ہیں یہاں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ کوئی گھٹیا قسم کی چیز دکھانا ان لوگوں کا حق مارنا ہے. بالکل بالکل. اچھا کچھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اپنے فادر کے ساتھ جب بیٹھتی تھی کچھ باتیں شاتیں, جیسے کہ آپ نے کہا جب کام کرتی تھی تو فادر بڑا ساتھ بھی دیتے تھے, تو انہی کے انداز میں باتیں ہوتی رہتی تھی جس طرح سے وہ لائیولی مذاق میں؟ کبھی غصہ کیا انہوں نے؟ غصہ زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا میں نے اپنے باپ کو, ہم بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں. بلکہ میری ویش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کا غصہ تو دیکھوں, غصہ کیسا ہے, ان کا غصہ بھی جھکتے ہیں. ایک بار ہم لوگ گئے ہوئے ایک جگہ پہ, میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئی ہوئی, تو نا میں اکثر ہی نا ان کے سر سے اٹھا کے ہیڈ پہن لیا کرتی تھی. مجھے ویسے اسٹائل بڑا اچھا لگتا تھا ان کا ہیڈ والا نا. تو میں نے پتہ نہیں کوئی اہم کانا سی حرکت کی تھی, کہتے پتر ہولیا تیرا مائیکل جیکسن والا ہے, آواز تیری پنڈاور کی ہے. اس طرح ذلیل بھی کر دیا کرتے تھے. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا کہ فیملی میں سب لوگ کس طرح, کیونکہ جب اوبیسلی پوری دنیا میں لوگ آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی میں بھی وہ بندہ جو ہے وہ سب میں اسپیشل ہی ہوتا ہے, سب کی جان ہوتا ہے, جہاں جاتا ہے سبھی لوگ جو ہیں وہ, کیا آپ فیملی کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی جھکتے ہیں, وہی طنز و مذاق کرتے ہیں؟ انہوں نے فیملی کو کبھی فیل کرایا نہیں کہ میں کچھ ہوں, وہ ایسی رہے ہیں, مطلب پھپھو کے ساتھ وہ ایسی رہے ہیں کہ میں بس ایک سادہ سا بھائی ہوں ایک, اور مطلب رشتہ داروں کے ساتھ ایسی کہ میں ایک عام انسان ہوں, جبکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں. مطلب بالکل 0% ایٹیٹیوڈ تھا ان میں, بہت پیار سے. صحیح. اچھا آپ کو کب یہ لگا کہ آپ ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, یہ بڑی زبردست چیز ہے, کچھ ایکٹنگ والا وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے؟ یار میں جب پڑھ رہی تھی, جب میں ٹیکسٹائل کی ڈگری میں تھی, یونیورسٹی ٹائم میں تھی, جب میں تھی تو والد مجھے, تب اس کا نام میوزیکلی ہوتا تھا, تب میں نے بنانی شروع کی. تو ایک دن مجھے والد صاحب نے کہا تو کی چولا مار دی ہے, کی ہر ویلے فون ہاتھ سے ایسا کرنی ہے. میں نے کہا آپ نے چول کہنا, اب آپ بنائیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ہوتی کیا ہے. ابو آ گئے میرے ساتھ, میں نے 2-3 بنائی ان کے ساتھ. چوتھی ٹک ٹاک پہ ابو نے کہا چلا گونیا پھر بنائیے ٹک ٹاک. مجھے پیار سے گونے گونا اس طرح کے نام سے بلاتے تھے. میں نے کہا عجیب بنائیں. اس چوتھی ٹک ٹاک کے بعد والے صاحب مجھے خود بلایا کرتے تھے کہ چلاؤ ٹک ٹاک بناتے ہیں. بس پھر کرتے کرتے مجھے ایک چسکا سا پڑ گیا. میں نے کہا اتنے فالوورز, اتنے لائکس مل جاتے ہیں, اور جہاں جاؤ لوگ آگے پیچھے آپ کو ٹک ٹاک پہ دیکھا. میں نے کہا اب تو میں نے بنانی ہے. صحیح. یعنی لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ ٹک ٹاک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلا جائے. کوئی زبردستی ایکٹنگ ہمیں کر کے دکھائیں جو آپ کو لگا ہو کہ یہ آپ کی بیسٹ ہے.
बेस्ट वैसे बेस्ट मुझे लगता नहीं अब कि मैं इतनी बेस्ट एक्टर हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस जो है वो मेरा स्लोमो पर होता है, स्लो मोशंस पर। अभी आपने जो चलाई है वीडियो आरिफ लोहार साहब के साथ, तो मैं स्लोमो ही कर लेती हूँ। हाँ सही जी, स्लो मोशन में। अच्छा, कुछ अपने वालिद का बहुत ज़बरदस्त था, कोई डायलॉग ऐसा याद हो जो आपको लगता हो कि अच्छा उनके लिए भी ये शोहरत का बाइस बना था और हमेशा आपको भी याद रहा हो? उनके काफ़ी सारे डायलॉग्स जो हैं मुझे याद रहते हैं। मुझे उनकी एक बात मुझे बड़ी याद आती है, कभी कभी जब भी मैं सुहेल अहमद साहब से मिलती हूँ या अमानत चंद साहब जो है उनसे मिलती हूँ, तो एक बार सुहेल अहमद अंकल खड़े हुए और साथ अमानत चंद खड़े हुए, तो वालिद साहब सुहेल अहमद को देख के बोलते हैं, यार तेरे वर्गे बंदे हो ना तो कुड़ियाँ पता है किंज तारीफ कर दिया ने, कितना सोना है, तुम कितने हैंडसम हो, तुम बहुत प्यारे होते। अमानत चंद हुए, यार तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। उनकी इस तरह से तारीफ, काफ़ी मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनका। तो इस तरह की बातें मैं फिर बेशुमार करने बैठे तो आप लोगों का ही टाइम बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी भी थी कि हम अक्सर देखें कि कोई और करे तो लोग गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उनका अंदाज इस तरह का होता था कि लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइट ले लेते थे, मजाक में ले लेते थे, अदरवाइज लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। कभी उनकी बात का किसी ने गुस्सा किया? नहीं, उनकी किसी भी बात का कभी किसी ने ज़िंदगी भर नहीं गुस्सा किया। मुझे याद है वो ना मतलब एक जगह से हम लोग रोज़ रात को दूध ख़रीदा करते थे, वहाँ दूध ख़त्म हो गया और वालिद साहब सारा लाहौर छोड़ के उस दुकान से दूध ख़रीदते थे। तो एक दिन वालिद साहब मतलब रूटीन रोज़मर्रा की कहा जी दूध है, उसने कहा नहीं है। अब्बू को इतना गुस्सा चढ़ा और अब्बू ने उसको गुस्से में कहा कब आएगा, उसने कहा कल आएगा। तो आगे से गुस्से में बोलते हैं उन्होंने कहीं कल मानुला आया सी, ठीक है ना। उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ और वो बंदे हंस रहे हैं और लोगों ने इजीली आया था उनको। तो कोई भी उनकी कभी पता क्या, वो लोग इश्क करते थे मेरे वालिद साहब से, और वो मोहब्बत इश्क लोग मेरे साथ करते हैं कि भाई ये अमानुल्ला की बेटी। कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं आप हमारे बुजुर्ग की बेटी हैं, तो इतनी इज्जत मिलती है। कई दफ़ा मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ जो इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है। सही सही। अच्छा, स्टेज पे जब कभी भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस जितने भी हमारे कॉमेडियन हैं कर रहे होते हैं, तो अमानुल्ला साहब का नाम ना लिया जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसा लगता है आपको जब सभी लोग उनको याद करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं, कैसा महसूस होता है? यार बड़ा अच्छा लगता है उनकी काम की तारीफ करते हैं। अभी हाल ही में एक हमने सुहेल अहमद साहब के साथ इंटरव्यू किया था एक चैनल पे, तो उन्होंने इतनी सारी बातें की कि अमानुल्ला कॉमेडी के वारिस शाह थे, इस टाइप की बातें। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार कि मेरे वालिद साहब को मतलब अभी तक लोग कभी वालिद साहब के अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की है? कोशिश तो बड़ी की है मगर होती नहीं है। कोई उनका डायलॉग रिपीट करने की, मिरर में खड़े होकर कि ये मैंने उनकी तरह बोल के दिखाना है? यार एक बार मैं कर रही थी तो ना मैं फंबल होगी करते तो कहते पुत्र तू जो भी कर ले अमानुल्ला एक ही जमे अमान है, तू नहीं बन सकती अमानुल्ला। तो अभी भी मुझे उनकी वो बात याद आती कि शायद वाकई एक ही था। मैं वैसे ये तो बात है कि एक फैक्ट है कि उनके बच्चे भी चाह की कोशिश करें नहीं बन सकते। बिल्कुल अमानुल्ला एक ही था। ऐसे ही है। कोई मैसेज देखने वालों को देना चाहें आप? मैसेज देखने वालों को ये देना चाहूँगी कि खुश रहें, आबाद रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिनों की ज़िंदगी, क्या छोटी छोटी बातों को बुरा मना के बैठ जाते हैं। चिल करें, ज़िंदगी जिएं, जुगतों में ज़िंदगी गुजारें, लेकिन काम को भी सीरियस लें। ज़िंदगी एक मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सीरियस आपको काम को भी लेना है लेकिन मुस्कुराते रहना, यही ज़िंदगी जो है वो सबसे अच्छी है कि खुद भी मुस्कुराते रहें और दूसरों की मुस्कुराहट का भी बाइस बने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अब लाहौरियों के लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ क्या है जी, वो ये है कि एवेन्यू मॉल जो कि पी ब्लॉक DHA में वाक़या है, एवेन्यू मॉल है, ये DHA पी ब्लॉक में वाक़या है और इसमें 23 को यानी जुम्मे वाले दिन मल्टी ब्रांडेड स्टोर ओपन होने जा रहा है, जिसमें 25 से ज़ायद फैशन ब्रांड्स ओपन हो रहे हैं और इसमें तमाम ब्रांड्स पर 50% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसमें आपको बताते चलें कि ज़बरदस्त डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है और इसमें मेन वुमेन किड्स और हर तरह से फैशन के मुतल्लिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि लाहौर के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट सेंटर प्लेडियम में भी 50% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 50% डिस्काउंट यहाँ पर आप जो है उसका मजा ले सकते हैं जुमे से इतवार तक। तो डेट्स जो है वो आप नोट कर लीजिए, 23 से 25 अक्टूबर, और इन तीनों दिनों में एवेन्यू मॉल ज़रूर विजिट कीजिए। पी ब्लॉक DHA में ये एवेन्यू मॉल है, आप विजिट कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होंगी। सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और शामिल कर लेते हैं आज के भाव। मार्केट में फरहान मौजूद हैं। फरहान बताइए सब्जियों की कीमतें क्या हैं?
जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें सब्ज़ी का रेट कुछ इस तरह है। आलू 75 रुपये है, जबकि प्याज तकरीबन 60 रुपये है, टमाटर 115 रुपये है, जबकि लहसुन देसी 255 रुपये है, लहसुन चाइना 150 रुपये है, थाईलैंड अदरक 310 रुपये है, अदरक चाइना 400 रुपये है, खीरा देसी 73 रुपये, खीरा फार्मी 62 रुपये, करेले 67 रुपये, पालक 29 रुपये फ़ी किलो आज मार्केट में फ़रोख्त होगा, मेथी 78 रुपये, जो बैंगन है 32 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 73 रुपये, फूल गोभी 57 रुपये, शिमला मिर्च 223 रुपये फ़ी किलो, जबकि सब्ज़ मिर्च 162 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। इसी तरह जो घिया कद्दू है 40 रुपये, जो लीमू चाइना है वो 80 रुपये, जबकि जो भिंडी है 73 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, सलजम 47 रुपये, अरवी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, जो मटर है वो 200 रुपये फ़ी किलो है, जबकि टिंडे भी 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होंगे, मूंगरे 177 रुपये, मूली 37 रुपये, जो साग है वो 28 रुपये, गाजर ऐसी 42 रुपये, गाजर चाइना 142 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी, हलवा कद्दू 47 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। सरकारी तौर पर जो रेट लिस्ट जारी की गई है ये इसमें गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो रेट है वो तकरीबन। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। मीट रेट्स में आपको बता देती हूँ, ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप नाज़रीन बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 450 रुपीज़ में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज़ में। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं जी 1350 रुपये में, और मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपये में। और इसके बाद ये चिकन रेट क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 176 176 रुपए किलो में मार्केट में अवेलेबल है, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 255 यानी 255 रुपए किलो। और इसके बाद एग रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 164 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो होलसेल पे जी नाज़रीन 162 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी यानी 2 रुपए कमी के साथ कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो 163 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। सबसे पहले सेल्स कहां लगी हैं जी। वर्दा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद खादी पर जी अप टू 60% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। कारफोर अगर आप जा रहे हैं, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले पराठे के शौकीन अफराद के लिए मेन्यू प्लेन पराठा है और रिटेल प्राइस है 640 640, प्रमोशन पर मिलेगा 525 रुपए में 115 रुपए आप बचा सकेंगे। गार्ड सुप्रीम बासमती राइस 5 kg पैक है, 1245 रुपए इसकी कीमत है रिटेल, और प्रमोशन पर आपको मिलेगा 1080 165 165 रुपीस बचत कर सकते हैं आप। सो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, मार्केट में सब्जियों के रेट क्या है ये भी आपको बता दी, शहर की सूरत हाल भी आपको बता दी। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका फीडबैक, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आपके हमें बहुत सारे मैसेजेस मौसूल भी होते रहते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे इसी तरह से आप फीडबैक देते रहिएगा। आपकी राय जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। जो चीज़ें आप शामिल करवाना चाह रहे हैं हम प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। आपकी आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।